हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीजीटी साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, तो पार्ट 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर है पीजीटी साइकोलॉजी का। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, शैशवावस्था स्मृतिहीनता डैश अनुभवों को याद करने की अयोग्यता है। यानी कि जो इन्फेंटाइल एमनीशिया होता है इज़ द इनएबिलिटी टू रिमेंबर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी है फर्स्ट 2 ईयर्स, सी है फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स, और डी है फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो इन्फेंटाइल एमनीशिया होता है वो बच्चों के अंदर भूलने की बीमारी होती है या रिमेंबर एक्सपीरियंसिंग, जो कि 2 से 3 साल तक की अवस्था तक पाई जाती है। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसा कि टाइप्स ऑफ एमनीशिया, इससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन भी आया था जिसमें आपका रेट्रोग्रेड एमनीशिया के बारे में पूछा था अभी पिछले क्वेश्चंस में। और यहीं पर देखिए इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है इन्फेंटाइल और चाइल्डहुड एमनीशिया से रिलेटेड। तो देखिए होता क्या है, इन्फेंटाइल और चाइल्डहुड एमनीशिया इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन एडल्ट्स टू रिमेंबर एपिसोडिक एक्सपीरियंसेस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, जनरली 0 to 3 ईयर्स। यानी कि 0 से 3 साल की अवस्था में जो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं चीज़ों को, या जो जिनकी जो एपिसोडिक मेमोरी है वो वीक होती है, उनके अंदर जो है इन्फेंटाइल एमनीशिया जो है होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ये जो रिसोर्स है ये है क्लिस्ट्रॉम एंड हैंक्विज 1982, रूबिन 2000 और न्यू कॉम एटल। तो चाइल्डहुड एमनीशिया जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा भी है, इसी चीज़ को मैंने बता दिया है। और टाइप्स ऑफ एमनीशिया लास्ट क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस किया था उसमें बता दिए थे, तो वहाँ आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक प्रेरकों में क्या सन्निहित है, यानी व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन सोशल मोटिव्स। फर्स्ट ऑप्शन है साइकोलॉजिकल बैलेंस, बी है सोशल बैलेंस, सी है फीलिंग्स अबाउट सेल्फ अदर्स एंड रिलेशनशिप, और डी है ऑप्शन फीलिंग्स अबाउट रिलेशनशिप्स ओनली। तो देखिए जो सोशल मोटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे आत्म, दूसरों और संबंधों के बारे में भावनाएं होती हैं। यानी जो हमारी फीलिंग्स हैं, सेल्फ फीलिंग्स है, अबाउट सेल्फ, अदर्स एंड रिलेशनशिप्स, ये होता है हमारा सोशल मोटिव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य और भविष्यलक्षी कार्मिकों में सर्वोत्तम उपयुक्तता उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक मनोवैज्ञानिक उन लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कार्य के लिए सर्वोत्तम अनुकूल हैं और अपने कार्य में आनंद लेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लगेगा समझ में आएगा क्या लिखा है कि टू प्रोड्यूस बेस्ट फिट बिटवीन जॉब एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू सर्च। यानी कि जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बेस्ट एम्प्लॉय को चुनने के लिए उनमें क्या खोजते हैं, उन कैंडिडेट्स को वो खोजते हैं जो कि उस जॉब के लिए परफेक्ट हों। ठीक है, उन्हें एन्जॉय देयर वर्क से कोई मतलब नहीं है कि कार्य में वो आनंद लेंगे या नहीं लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही आंसर है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, वो केवल ऐसे कैंडिडेट ढूंढते हैं जो कि उस जॉब के लिए बेस्ट हों, परफेक्ट हों, सुइटेबल हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 या ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक 6 महीने में दांतों की जांच के लिए दंत चिकित्सक के पास जाने वाला व्यक्ति आबद्ध है, किस चीज़ से आबद्ध है। ऑप्शन ए है हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर, बी है कंपल्सिव बिहेवियर, सी है मॉडलिंग ऑफ पेरेंटल बिहेवियर, डी है बिलीफ इन डिके ऑफ टूथ। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पढ़ने पे ही समझ में आ रहा है कि व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही जागरूक है, प्रोटेक्टिव है, चिंतित है। ठीक है, तो ये एक तरीके का समझ लीजिए क्या है, प्रत्येक 6 महीनों पे, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये रूटीन चेकअप के लिए जा रहा है अपने डेंटिस्ट के पास। तो ये स्वास्थ्य संरक्षण व्यवहार से संबंधित जो है आबद्ध है व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक पंख की चिड़ियाएँ एक साथ झुंड बनाती हैं, यह कथन क्या निरूपित करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है। ये समानता का नियम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, सिमिलैरिटी। ठीक है, क्योंकि एक पंख की चिड़ियाएँ, एक पंख की का मतलब कि जितनी भी चिड़ियाएँ हैं एक समान हैं, एक समान पंखों वाली हैं और एक साथ झुंड बनाती हैं, तो ये सिमिलरिटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? वाई कम्युनल रियॉट्स अकर? ऑप्शन ए है धर्म के सिद्धांतों का बोध यानी अवेयरनेस ऑफ टेनेट्स ऑफ रिलीजन। बी है दंगा करने वाले समूहों में संपर्क होता है इसलिए होते हैं। या समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए होते हैं। या फिर व्यक्तियों के बारे में अज्ञानता होती है। तो देखिए जो इसका बेस्ट सूटेबल आंसर है, जो परफेक्ट इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है इसका, कि जब हमें व्यक्तियों के बारे में अज्ञानता होती है तो इससे जो है सांप्रदायिक दंगों का ये रूप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हैं कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हम एक दूसरे को सही से नहीं जान पाते हैं, और यही जो हमारा लैक ऑफ नॉलेज है ये जो है कम्युनल रियॉट्स का इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समय संबंधी प्रतिमान में अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? यानी विच टेम्पोरल पैटर्न रिजल्ट्स इन मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग? ऑप्शन ए है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, बी है बैकग्राउंड कंडीशनिंग, सी है ट्रेस कंडीशनिंग और डी है डिले कंडीशनिंग। तो देखिए ये पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। पेवलोव की थ्योरी को भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर बताता हूँ कि राइट आंसर इसका जो है डिलेड कंडीशनिंग, यानी कि पेवलोव की जो इसमें कंडीशनिंग 4 टाइप की दे रखी है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग जो होती है इसमें डिलेड कंडीशनिंग के दौरान इफेक्टिव लर्निंग होती है। ये सबसे आइडियल कंडीशन मानी जाती है लर्निंग के लिए। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, ग्राफ के द्वारा समझाना चाहता हूँ। देखिए पेवलोव ने बताया था कि एक बताया था इन्होंने कंडीशन स्टिमुलस, एक बताया था अनकंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इन्होंने इनकी प्रैक्टिकल में जो है घंटी जो है, बेल जो है कंडीशन स्टिमुलस का काम करती है और यूसीएस या अनकंडीशन स्टिमुलस का काम करता है फूड। तो इन्होंने 4 तरीके की कंडीशनिंग बताई। सबसे पहली जो है देखिए डिले कंडीशनिंग। डिले कंडीशनिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है, भोजन दे दिया जाता है, कंडीशन स्टिमुलस और यूसीएस के बीच मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि 0.5 सेकंड या 500 मिली सेकंड से ज़्यादा का जो है टाइम डिफरेंस या टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। अगर 0.5 सेकंड या 500 मिली सेकंड का टाइम डिफरेंस है सीएस और यूसीएस के बीच, तो उस केस में जो है जो लर्निंग है मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है, और इसी को इन्होंने डिले कंडीशनिंग का नाम दिया है। ठीक है, देखिए सीएस क्या है, कंडीशन स्टिमुलस यानी घंटी का बजना, और यूएस भोजन का मिलना, इनके बीच 0.5 या 500 मिली सेकंड का डिफरेंस जो है रखा गया है, तय किया गया है। उस केस में जो है डिले कंडीशनिंग जो है, इस केस में डिले कंडीशनिंग के केस में द वर्क इज़ बेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग होगी। उसके बाद जो है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है, कंडीशन स्टिमुलस प्रोवाइड करने के बहुत देर बाद, यानी कि घंटी बजाने के बहुत देर बाद जब ऑब्जेक्ट को भोजन दिया जाता है तो वो कहलाता है ट्रेस कंडीशनिंग। यानी कि घंटी बज के जो है बंद हो गई और उसके बहुत देर बाद भोजन दिया गया, तो अब प्राणी क्या है, घंटी तो बज नहीं रही है, यानी कि स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, उसके बहुत देर बाद उसे फूड दिया गया, जैसे डॉग को मान लीजिए, तो केवल जो घंटी की इमेज है, घंटी की जो साउंड है, जो ट्रेसिंग है, वो केवल उसके दिमाग में बस गई और उस आधार पर वो रिस्पॉन्स करे या ना करे वो उसके ऊपर है। तो देखिए लिखा भी है वर्स दिस वर्क, यानी कि सबसे ख़राब कंडीशनिंग ट्रेस कंडीशनिंग होगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन स्टिमुलस हट जाता है, उसके बाद अनकंडीशन स्टिमुलस को प्राणी के सामने रखा जाता है, तो इसी को कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। ठीक है, तो मान लीजिए नेक्स्ट पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, विच कंडीशनिंग इज वर्स फॉर लर्निंग, तो ये कहेंगे ट्रेस कंडीशनिंग। ठीक है, अब साइमल्टेनियस कंडीशनिंग क्या है? साइमल्टेनियस देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब सीएस और यूसीएस दोनों को एक साथ प्राणी को प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि जैसे भोजन के साथ साथ घंटी, फूड प्लस घंटी एक साथ जब दे दिया तो उसे साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, यह दिस इज़ नॉट एज गुड एज डिलेड।
आगे देखिए क्या है, लास्ट कंडीशनिंग है बैकवर्ड कंडीशनिंग। ये भी देखिए नाम से समझ में आ रहा है। बैकवर्ड कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि जब हम लोग फूड पहले दे देते हैं, यानी यूसीएस पहले दे दिया और सीएस को बाद में दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा, बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसमें जस्ट उल्टा हम लोग करते हैं। देखिए ऊपर के बाकी के जो हैं हैं उसमें जो है कि सबसे पहले कंडीशन स्टिमुलस है और उसके बाद यूसीएस दिया जाता है प्राणी को। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड दे दिया जाता है, उसके बाद घंटी बजाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। और इसमें देखिए ये भी क्या है, दिस डज नॉट वर्क एट ऑल, ये टाइम रेफरेंस है। तो ये चारों कंडीशनिंग मैंने डिस्कस कर ली है। अब आगे आने वाले पेपर में इसमें से किसी एक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए डिले कंडीशनिंग का एग्जांपल और भी दे रखा है यहाँ पर। डिले कंडीशनिंग का मतलब वही टाइम इंटरवल 0.5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सीएस और यूसीएस के बीच में। उसके बाद क्या है, ट्रेस कंडीशनिंग भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए डिले कंडीशनिंग का अगर ग्राफ देखिए तो मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग शो कर रहा है। ट्रेस कंडीशनिंग में देखिए ग्राफ डाउन हो गया है। तो ये है क्वेश्चन और इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। अब आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 62, रीड टू कंडीशंस गिवन बिलो, यानी कि परिकल्पना के प्रथम भाग में पूर्ववर्ती दशाओं को प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो हाइपोथेसिस है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग क्या एंटीसीडेंट कंडीशन को प्रेजेंट करते हैं। सेकंड है परिकल्पना के द्वितीय भाग में अनुवर्ती दशाओं को प्रस्तुत किया जाता है। आप कह रहा कि कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। यानी कि परिकल्पना के प्रथम भाग में हम पूर्ववर्ती दशाओं को प्रस्तुत करते हैं और द्वितीय भाग में अनुवर्ती दशाओं को प्रस्तुत करते हैं। अब परिकल्पना से रिलेटेड जो इसके इम्पोर्टेंस है हाइपोथेसिस के, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले ये भी बता दूँ कि देखिए हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस एक कंजक्चरल स्टेटमेंट है, एक हंच है, या एक कह लीजिए कि कथन है, पूर्व कथन, जो कि किसी भी समस्या के समाधान को बतलाता है। ठीक है, यानी हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं कि इस समस्या का ये समाधान होगा। तो इसके जो कुछ इम्पोर्टेंस है हाइपोथेसिस के, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए हाइपोथेसिस को आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि हाइपोथेसिस क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं। तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो हाइपोथेसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए क्या है, हेल्प्स इन द टेस्टिंग ऑफ द थ्योरीज, यानी कि जो सिद्धांत हैं उनके परीक्षण में मदद करता है। सर्व्स एज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इन द इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म का काम करता है। प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द रिसर्च वर्क और स्टडी के लिए जो है बहुत ही गाइडेंस प्रोवाइड करता है, अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करता है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोथेसिस समटाइम्स सजेस्ट थ्योरीज, कभी कभी क्या होता है जो परिकल्पनाएं हैं वो सिद्धांत को निर्माण में भी बहुत मदद करती हैं। हेल्प्स इन नोइंग द नीड्स ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा की क्या आवश्यकताएं हैं उसको जानने में मदद मिलता है। एक्सप्लेन सोशल फिनोमेना, सामाजिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। थ्योरी जनरेशन का काम करता है। 8 है ऑल्सो एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द थ्योरी एंड द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सिद्धांत और खोज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना इन सच अ वे दैट इट लीड्स द एम्पिरिकल टेस्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप। और 10th है हेल्प्स इन नोइंग द मोस्ट सुटेबल टेक्निक ऑफ एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करने के लिए मोस्ट सुटेबल टेक्निक्स जानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए हाइपोथेसिस से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्धांत का खाका संकेत करता है कि, यानी स्कीमा ऑफ थ्योरी इम्प्लाइज दैट हाइपोथेसिस इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ थ्योरम, यानी कि परिकल्पना जो है प्रमेय का विशेष वर्णन है। आगे सेकंड स्टेटमेंट है आपका, प्रमेय का निगमन अभिधारणा से होता है, प्रमेय का निगमन जो है अभिधारणा से होता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अभी मैंने हाइपोथेसिस को ही डिस्कस किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, उसमें भी ये बात लिखी थी कि जो परिकल्पना है हाइपोथेसिस है इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ थ्योरम, थ्योरम का विशेष वर्णन होता है। और सेकंड मैंने बताया थ्योरम इज ए डिडक्शन फ्रॉम पोस्टुलेट्स, और जो प्रमेय है उसका निगमन जो है अभिधारणा से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
किसके कार्य के आधार पर बुद्धि का कारक सिद्धांत उपागम विकसित हुआ? स्पीयरमैन है, जेनसन है, प्याजे हैं, वेक्सलर्स हैं। तो सबसे पहले इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। स्पीयरमैन का जो बुद्धि का कारक सिद्धांत है, जिसमें कि 2 फैक्टर थ्योरी भी इनके सिद्धांत को कहते हैं, जिसमें इन्होंने जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बताया था, उनके सिद्धांत के आधार पर ही बुद्धि के कारक सिद्धांत का उपागम जो है विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, स्पीयरमैन। अब साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्याजे की जो थ्योरी है, इनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत रखा गया है। वेक्सलर का जो है इंटेलिजेंस स्केल है, तो इसको जो है कि इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए 1 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बिने के द्वारा दी गई है। 2 फैक्टर थ्योरी जिसे मैंने बताया अभी, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है, जिसमें इन्होंने जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की है। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन के द्वारा दी गई है। 3 डायमेंशनल थ्योरी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। 3 स्ट्रेटम या ट्रायर्किक थ्योरी कैरोल के द्वारा दी गई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है गार्डनर के द्वारा दी गई है, हॉवार्ड गार्डनर के द्वारा। और GSGF मॉडल या फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी कह लीजिए तो कैटल के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर सारी थ्योरी को मैंने इंटेलिजेंस थ्योरी को डिस्कस किया है। हो सकता है आगे के क्वेश्चन पेपर में इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में और देखना चाहते हैं तो स्पीयरमैन्स जनरल इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन की थ्योरी को क्यों इनके इस नाम से भी जाना जाता है इनकी थ्योरी को। थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस और स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी। तो ये हैं इंटेलिजेंस थ्योरीज। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आगे अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक व बाह्य परिवेश के प्रभावों या संयोगों के संचारित होने से सामान्य व असामान्य व्यवहार का अधिग्रहण एक ही प्रकार से होता है। यह मत किस मॉडल का है? तो देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, काफ़ी जो है पेचीदा क्वेश्चन है। यानी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर आर एक्वायर्ड इन द सेम वे थ्रू द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और कंटिजेंसीज। ये जो व्यू है बिहेवियरल मॉडल का व्यू है, यानी व्यवहारवादी प्रतिमान के अंतर्गत हम आंतरिक व बाह्य परिवेश के प्रभावों या संयोगों के संचारित होने से सामान्य व असामान्य व्यवहार का अधिग्रहण एक ही प्रकार से होता है, ये जो है व्यवहारवादी प्रतिमान कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है? यानी कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑप्शन है MMPI, बी है सोमेटिक इंक ब्लॉट सिस्टम, सी है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और डी है रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर मैं बताना चाहता हूँ। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है, ये जो है कोई भी प्रोजेक्टिव, विच वन इज़ नॉट द अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट का भाग नहीं है, बाकी के जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्टिव टेस्ट का थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए जो व्यक्तित्व का मापन है उसे हम लोग, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसे हम बहुत ढेर सारी मेथड से जो है कि मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ के थ्रू, सेकंड है प्रोजेक्टिव मेथड्स या प्रक्षेपी विधियों के थ्रू, थर्ड है प्रेक्षण विधियों के थ्रू या ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो देखिए प्रोजेक्टिव टेक्निक है क्या, इसके द्वारा जो व्यक्तित्व की माप होती है इनडायरेक्टली होती है, परोक्ष रूप से होती है। इसमें क्या है, व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित उद्दीपक या परिस्थिति दी जाती है, ठीक है। ऐसे उद्दीपकों एवं परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति कुछ अनुक्रिया करता है और इन अनुक्रियाओं के सहारे व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं, त्रुटियों और मानसिक संघर्षों को प्रोजेक्ट करता है या प्रक्षेपित करता है। तो इस तरह से क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें एकांश अस्पष्ट व असंगठित होते हैं और जिसके प्रति अनुक्रिया करके व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों की अभिव्यक्ति परोक्ष रूप से करता है। यानी कि जब हम व्यक्ति के मन की बातें, अनकॉन्शियस माइंड की बातों को इनडायरेक्टली बाहर लाते हैं तो ये हमारा प्रोजेक्टिव टेस्ट कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करें, देखिए प्रोजेक्टिव टेस्ट के टाइप क्या हैं, लिंडसे के अनुसार मैं बता रहा हूँ। लिंडसे 1961 ने बताया है, इन्होंने 5 भाग में बताए हैं। एक तो सबसे पहले देखिए एसोसिएटिव टेक्निक्स हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक में एसोसिएटिव टेक्निक्स, जिसके अंतर्गत रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट तथा WAT को रखा गया है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव टेक्निक, जिसके अंतर्गत थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT और पिक्चर स्टोरी को रखा गया है। थर्ड है आपका कंप्लीशन टेक्निक, इसके अंतर्गत SCT, PFT आदि की गणना की जाती है। चौथा है आपका चॉइस टेक्निक, जिसमें PAT को रखा गया है।
पांचवा है आपका एक्सप्रेसिव टेक्निक, जिसमें खेल, साइकोड्रामा आदि मुख्य हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक में ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी है, आगे के क्वेश्चन में इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। अब आगे अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व के जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण हैं वो क्या है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट से तात्पर्य वैसे टेस्ट से है जिसका स्टैंडर्डाइजेशन और जनरलाइजेशन किया गया है, यानी ऐसे परीक्षण में परीक्षणकर्ता के व्यवहार तथा विचारों का प्रभाव परीक्षण मूल्यों पर नहीं पड़ता है और इस प्रकार के परीक्षण का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। देखिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है काफ़ी साइंटिफिक होते हैं और इनका जो स्टैंडर्ड है वो डिसाइड कर लिया जाता है और जो भी डेटा हमें मिलता है उसका संबंध उसी स्टैंडर्ड स्कोर्स के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे बुद्धि परीक्षण है तो आईक्यू, हम एवरेज आईक्यू क्या मानते हैं किसी बच्चे का 90 से 110 के बीच में मानते हैं। अब उसी के आधार पर जितने भी टेस्ट बनाए जाते हैं, आप परीक्षण कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर बच्चे का जो स्कोर है, आईक्यू स्कोर, इसके रिस्पेक्ट में इतना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी है। अब देखिए जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें रखा गया है MMPI को, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, MMPI, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही था, MMPI प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है बल्कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट है व्यक्तित्व के मापने का। ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसमें है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री या CPI, फिर सेकंड है थर्ड है बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री और फोर्थ है कैटल्स 16 PF क्वेश्चनेयर। ये सब जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है एक शिकारी नैमित्तिक सार्थकता की अनुपस्थिति में भी निरंतर शिकार करता रहता है, यह कथन एक उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर जो है, सबसे पहले इसका मैं राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर डी है फंक्शनल ऑटोनॉमी, इसका राइट आंसर है प्रकार्यात्मक स्वायत्तता। अब देखिए फंक्शनल ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है ऑलपोर्ट के द्वारा। ठीक है, ऑलपोर्ट के द्वारा फंक्शनल ऑटोनॉमी का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी आखिर है क्या। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी एक क्या है, एक ऐसी चीज़, फंक्शनल ऑटोनॉमी जो है इसका एग्जांपल ही समझ लीजिए क्या है, जैसे एक शिकारी नैमित्तिक सार्थकता की अनुपस्थिति में भी निरंतर शिकार करता रहता है, तो ये फंक्शनल ऑटोनॉमी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो ये है आपका प्रयोगात्मक अवस्थाओं में औषध के प्रभाव का आकलन डैश के आधार पर किया जाता है। देखिए एक सेकंड बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी क्वेश्चन पेपर में प्लेसबो इफेक्ट से रिलेटेड, कि इफेक्ट ऑफ ड्रग इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैन बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट मैंने अभी डिस्कस भी किया था आपसे कि आखिर होता क्या है प्लेसबो इफेक्ट। तो प्लेसबो इफेक्ट की बात करें तो क्या है, देखिए प्लेसबो इफेक्ट एक तरीके का स्यूडो ट्रीटमेंट होता है, यानी हम किसी भी व्यक्ति की चिकित्सा या उसके भ्रम की चिकित्सा केवल विश्वास के आधार पर करते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये भ्रम है कि उसे किसी प्रकार का रोग है, जैसे उसे पेट की समस्या है, यानी कि मान लीजिए सच में उसे ये बीमारी नहीं है लेकिन उसे लगता है, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, व्यक्ति से कहा जाता है कि उसे झूठी दवाइयाँ देकर, झूठी दवाइयाँ मतलब दवाई के नाम पे मान लीजिए चीनी की गोली दे दी गई मीठी मीठी, और उसके अंदर ये विश्वास जगाया गया कि आप इससे ठीक हो जाएंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। यानी प्लेसबो इफेक्ट क्या है, प्लेसबो इफेक्ट ऐसी ही एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोगी को किसी दवा से नहीं बल्कि उसके विश्वास के आधार पर ठीक किया जाता है। इस प्रकार की चिकित्सा में डॉक्टर रोगी के मन में विश्वास पैदा करता है कि वह उसकी दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में इस उपचार में मरीज को कोई दवा नहीं दी जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेसबो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामूहिक परीक्षणों का व्यक्तिगत परीक्षणों से विभेदीकरण के आधार पर किया जा सकता है। यानी जो ग्रुप टेस्ट और जो इंडिविजुअल टेस्ट है इनके बीच में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है पदों के रूप व व्यवस्था के आधार पर, बी है परीक्षण परिस्थिति के आधार पर, सी है परीक्षणकर्ता की भूमिका के आधार पर। यानी हम इन तीनों के आधार पर ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट में डिफरेंस कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपका जब किसी व्यक्ति को दो प्रतिरोधी धमकियों, भय या परिस्थितियों के बीच सामना करना पड़ता है तो यह स्थिति है। तो देखिए
जो है मोटिवेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट्स टॉपिक था, अभी जस्ट ये टॉपिक मैंने ख़त्म किया है। इसमें मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें मैंने बताया था अवॉइडेंट अप्रोच अवॉइडेंट और मल्टी अप्रोच अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था। अब एग्जांपल देखिए क्या है, यानी जब कोई व्यक्ति दो प्रतिरोधी धमकियों, जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि आप के पास दो कंडीशन है अब, और आप दोनों कंडीशन से दूर भागना चाहते हैं, तो ये किस अप्रोच का एग्जांपल है? तो ये है अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, और मैंने इसे टॉपिक में भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो एक बार जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अप्रोचेस की, तो यही चार टॉप अप्रोच मैंने आपको बताए थे कि जब दो अप्रोच व्यक्ति के सामने होती हैं और व्यक्ति दोनों को पाना चाहता है, तो उसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसके मन में संघर्ष होता है। अवॉइडेंस में क्या है, दो लक्ष्य ऐसे होते हैं व्यक्ति जिनसे दूर ही जाना चाहता है, तो उसे अवॉइडेंस कहते हैं। और अप्रोच अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि जब एक लक्ष्य को व्यक्ति पाना चाहता है और दूसरे को अवॉइड करना चाहता है, तो ये अप्रोच अवॉइडेंस हो गया। और मल्टीपल अप्रोच में क्या है, कुछ को पाना चाहता है, कुछ को उससे दूर जाना चाहता है, तो ये डबल अप्रोच या मल्टीपल अप्रोच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृति पृष्ठभूमि को पृथक करने के बाद भी, है ना, यानी कि आकृति पृष्ठभूमि को पृथक करने के बाद भी उसी आकृति पृष्ठभूमि के प्रतिक्षण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, आकृति आग्रह। जैसे मान लीजिए हम आग्रह करते हैं किसी चीज़ को के लिए कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सेम उसी से मिलता जुलता है। आकृति पृष्ठभूमि को अलग करने के बाद भी उसी आकृति पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण आप करना चाहते हैं या प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग आकृति आग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त का दृश्य एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है, यह कथन निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, प्रात्यक्षिक संरचना को, परसेप्चुअल कंस्ट्रक्शन को, यानी व्यू ऑफ सनसेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि सूर्यास्त का दृश्य एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक निर्देशन में निहित है, यानी कि जो वोकेशनल गाइडेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो शैक्षिक निर्देशन है और जीविका के बारे में विश्वसनीय एवं भरोसेमंद सूचना देना, ये दोनों चीज़ें व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आती हैं, वोकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवस्थित असंवेदीकरण अतार्किक भय से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह कथन क्या निरूपित किया करता है? यानी कि यहाँ पे लिखा है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद इरेशनल फियर्स, यानी कि जो व्यक्ति अतार्किक भय से ग्रसित होता है उसके लिए हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। ये क्या दिखाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्ड, यानी अनुबंधन अनुक्रिया का विलोपन दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है, और अगर हम बात करें तो हम जीवन भर कंडीशनड और डीकंडीशनड होते रहते हैं। देखिए कंडीशनिंग और डीकंडीशनिंग होती क्या है, जब हम CS और UCS के बीच में साहचर्य स्थापित कर लेते हैं तो ये हमारा कंडीशनिंग कहलाता है, ठीक है, अनुबंधन कहलाता है। अब इसमें क्या है, देखिए भय का जो अनुबंधन हमारा हो गया है, अब उस अनुबंधन को हम अनअनुबंधित करना चाहते हैं, यानी डीकंडीशनड करना चाहते हैं। तो उस डीकंडीशनिंग के लिए, यानी हम भय को हटाना चाहते हैं, उसको हटाने के लिए हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो एग्जांपल है, ये डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन करना चाह रहे हैं, उसका ये उदाहरण है। यह कथन ऑप्शन नंबर बी को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्दृष्टि अधिगम की व्याख्या किसके आधार पर की जा सकती है? तो इनसाइड लर्निंग थ्योरी, जो कि आपको पता ही है, कोहलर के द्वारा दी गई है। उनका जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था उस पर इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो इनसाइड लर्निंग जो है कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एन एनालिसिस, यानी कि जो अंतर्दृष्टि अधिगम की व्याख्या है हम लोग साधन साध्य विश्लेषण और संज्ञानात्मक संबंध के आधार पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, देखिए क्या है,
हाँ, सबसे पहले इनसाइड लर्निंग की बात करें तो वो मैंने आपको बता ही दिया, कोहलर के द्वारा दी गई है। इनसाइड लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति किसी भी समस्या से का समाधान खोजता है तो अचानक से उसके दिमाग में कोई आइडिया क्लिक कर जाता है और वह उस समस्या का समाधान कर लेता है। तो इनसाइड या इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। जब व्यक्ति समाधान की ओर बढ़ जाता है तो उसी को कोहलर ने आहा अनुभव कहा है, आहा एक्सपीरियंस कहा है। तो इसको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अब मीन्स एंड एनालिसिस देखिए क्या है, रिड्यूसिंग डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट, यानी कि किसी भी समस्या के वर्तमान स्थिति और लक्ष्य स्थिति यानी उसके समाधान के बीच का गैप कम करने का काम कौन करता है, मीन्स एंड एनालिसिस। और यही चीज़ हम सूझ के सिद्धांत में कर रहे होते हैं, जैसा कि सुल्तान नामक बंदर करता है। ठीक है, यानी कि हम कब रुक जाते हैं, जब लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं, यानी स्टॉप व्हेन डिफरेंस इज ज़ीरो। सब गोल्स देखिए क्या है इसमें, इंटरमीडिएट गोल्स यानी कि नॉट योर फाइनल गोल स्टेट, यानी कि सब गोल का मतलब एक फाइनल गोल से पहले छोटे छोटे स्टेप में जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो ये हमारे सब गोल का एग्जाम्पल होते हैं। उनको पार करते हुए फाइनली हम अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। तो मीन्स एंड एनालिसिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वे टू ब्रेक अप अ प्रॉब्लम इनटू पीसेस। ये क्या करता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। तो देखिए एंड्स का मतलब क्या है, एंड्स हमारा रिजल्ट्स है, इम्पैक्ट्स है और अकम्पलिशमेंट वी गेट फ्रॉम अप्लाइंग द मीन्स। और मीन्स क्या है हमारा, आर द वे इन विच वी डू समथिंग, दे आर प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, मेथड्स और टेक्निक्स वी यूज टू डिटाइव आपकी जगह लक्ष्य को वही डिलीवर और रिजल्ट को संपादित करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस आर के उप परीक्षणों के अनुसार सांख्यिकीत किया गया है, यानी सब टेस्ट जो है वेश आर यानी वेशलेस एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल रिवाइज्ड एडिशन का जो सब टेस्ट है उन्हें कैसे अरेंज किया गया है। तो देखिए उन्हें ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अरेंज किया गया है। ठीक है, सांख्यिकीत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो वेशलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था, डेविड वेशलर्स ने, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में वेलव्यू अस्पताल में एक मनोचिकित्सक थे। और ये क्या थे, स्टैनफोर्ड बिने मापनी से बहुत संतुष्ट नहीं थे। तो ये बात लगभग मान लीजिए 1935-38 की है, जब स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अपने दूसरे संशोधित रूप में प्रकाशित हो गया था। उस समय के इस स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का एक मुख्य दोष था कि उसके द्वारा वयस्क व्यक्तियों की बुद्धि की माप नहीं होती थी। तो उसके फलस्वरूप वेशलर ने जो है वयस्क व्यक्तियों की बुद्धि की माप करने के लिए 1939 में अलग से एक वैयक्तिक परीक्षण का निर्माण किया, जिसका नाम इन्होंने रखा वेशलर्स बेलव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वेशलर्स इंटेलिजेंस स्किल का सबसे पहले नाम क्या रखा गया था। तो वेशलर्स बेलव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट रखा गया था और इसके दो भाग थे, वर्बल स्किल और परफॉर्मेंस स्किल। फिर 1955 ईस्वी में क्या हुआ, इस परीक्षण को रिवाइज किया गया। देखिए रिवाइज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे देखिए स्टैनफोर्ड बिने का भी पूछा गया था लास्ट में, तृतीय संशोधन कब आया था, इसी तरीके से इसका भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका जो रिवाइज एडिशन था उसका नाम फिर से रखा गया वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल, तब से इसका नाम वेश हो गया। फिर इसका रिवाइज्ड एडिशन आया 1981 में, जिसे हम लोग वेस आर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछा जा सकता है कि वेस आर किस वर्ष आया था, तो 1981 में। इसके दो भाग थे, वर्बल और क्रियात्मक। फिर वेस आर को फिर से संशोधित किया गया। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आगे पूछा जा सकता है आने वाले पेपर में कि वेस आर को का द्वितीय संशोधन कब हुआ था, तो 1997, द्वितीय नहीं मान लीजिए पुनः प्रथम संशोधन, क्योंकि 1981 में तो इसका नाम वेस आर रखा गया था ना, वेस आर रखने के बाद इसका प्रथम संशोधन हुआ 1997 में, जिसे हम लोग इन्होंने क्या कहा, वेस 3 कहा गया। ठीक है, यानी वेस आर को इन्होंने वेस 3 भी कह दिया। वेस 3 में देखिए कितने 7 सब टेस्ट हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेस 3 में कितने सब टेस्ट हैं, तो 7 सब टेस्ट हैं, तथा क्रियात्मक मापनी में भी 7 सब टेस्ट हैं। यानी देखिए एक वर्बल स्केल है उसके 7 सब टेस्ट और एक क्रियात्मक स्केल उसके भी 7 सब टेस्ट, टोटल मिला के इसमें 14 उप परीक्षण हैं। इसे ध्यान रखिएगा, 14 उप परीक्षण टोटल मिला के वेस 3 में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसेंटिव मोटिवेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ, यानी कि जो प्रोत्साहन है, लक्ष्य को पाने का जो प्रोत्साहन है, जैसे रिवॉर्ड होता है, जैसे सैलरी है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पुल मैकेनिज्म का। ठीक है, यानी हम अपनी सैलरी की ओर, हम इनाम पाने के लिए, हम प्रोत्साहन पाने के लिए
किसी भी लक्ष्य की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसेंटिव मोटिवेशन। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी देना चाहता हूँ। तो देखिए टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में बात करें, पॉजिटिव और इंसेंटिव मोटिवेशन, जो कि हमारा रिवॉर्ड है, इनाम को पाना है, प्रेज और क्रेडिट पाना है, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, ये सब पुल मैकेनिज़्म का एग्जांपल होते हैं, क्योंकि हम इन सब को पाने के लिए उस लक्ष्य की ओर खींचे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेंट सैम्पलिंग। ठीक है, घटना प्रतिदर्श निम्नलिखित की विशेषता है, यानी जो इवेंट सैम्पलिंग है इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और सबसे पहले राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑब्जर्वेशन का ये एग्जांपल है इवेंट सैम्पलिंग। अब इवेंट सैम्पलिंग होता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इवेंट सैम्पलिंग है क्या, इज यूजुअली अ सीरीज ऑफ शॉर्ट ऑब्जर्वेशन टू कन्फर्म अ चाइल्ड्स बिहेवियर पैटर्न इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सुइटेबल स्ट्रेटजीज टू मैनेज द चाइल्ड्स बिहेवियर इफेक्टिवली। यानी कि ये एक क्रमिक मतलब शॉर्ट ऑब्जर्वेशन का एक क्रमिक पैटर्न है, जिससे हम लोग बच्चे के बिहेवियर को एक ऑर्डर में जो है और एक सूटेबल स्ट्रेटजीज़ के साथ मैनेज करते हैं, ताकि उसके बिहेवियर को और ज़्यादा इफेक्टिवली मॉडिफाई किया जा सके, है ना। इट इज़ लाइक कीपिंग और अ क्लियरली फोकस्ड डायरी ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर। आगे देखिए क्या है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ये देखिए जो इवेंट सैम्पलिंग की बात हुई, ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में दो चीज़ें हैं, एक इवेंट सैम्पलिंग जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, तो ये टाइम सैम्पलिंग है। टाइम सैम्पलिंग भी जो है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का भाग है। देखिए क्या है, यू हैव टू बी सेलेक्टिव अबाउट द डेटा यू कलेक्ट, इफ़ यू वॉच समवन कंटिन्यूसली इट वुड टेक फॉरवर्ड टू राइट डाउन। देखिए टाइम सैम्पलिंग में क्या है, सेट अ टाइम फ्रेम टू रिकॉर्ड बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया जाता है, जैसे एवरी 30 सेकेंड या फिर एवरी 1 मिनट पे आप व्यवहार को क्या करेंगे, निरीक्षण करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्मरण शक्ति का सबसे अधिक संवेदनशील उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर बताना चाहता हूँ, रीलर्निंग। रीलर्निंग यानी सेविंग जो है इसका मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ मेमोरी है, मोस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर लिया है, मेजर्स ऑफ रिटेंशन सेंसिटिविटी। तो मोस्ट सेंसिटिव क्या होता है, रीलर्निंग होता है, और लीस्ट सेंसिटिव, अब आगे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में कि लीस्ट सेंसिटिव कौन सा है। तो फ्री रिकॉल जो है लीस्ट सेंसिटिव होता है, और मोस्ट सेंसिटिव होता है रीलर्निंग, या जिसे हम लोग सेविंग भी कहते हैं। यानी देखिए क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ मेजर ऑफ रिटेंशन रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू असेस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, तो रीलर्निंग जो है मोस्ट सेंसिटिव है। अब आगे जब हम लोग आल्पोर्ट की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग फंक्शनल ऑटोनॉमी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न है तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे PhD नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, या फिर PGT साइकोलॉजी UGC नेट की बात हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। और रिसर्च मेथोडोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर सारी वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।